हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है साहब, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत कीजिए। नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ये यूनिट नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जो बहुत ही शानदार रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। चलो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक वर्षों में देशी रियासतों के साथ संबंध की रिंग फेंस की नीति के जन्मदाता थे। तो रिंग फेंस की नीति के जन्मदाता कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। ये रिंग फेंस की नीति लेके आए थे वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजी सरकार की रिंग फेंस की नीति का आशय था देशी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप न करना। देशी रियासतों के संबंध में सीमित उत्तरदायित्व कुछ देशी रियासतों को अन्य शक्तिशाली रियासतों के बीच बफर स्टेट के रूप में विकसित करना। उपरोक्त सभी। टीपू सुल्तान को किस गवर्नर जनरल ने हराया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हराया था। किसको? टीपू सुल्तान को। लॉर्ड वेलेजली ने देशी रियासतों के साथ संबंधों की किस नीति का प्रतिपादन किया था? तो सहायक संधि प्रणाली को। तो सहायक संधि लेके कौन आया था? सहायक संधि लेके आया था लॉर्ड वेलेजली। निम्न में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि प्रणाली में नहीं था? देशी रियासत की बाहरी युद्धों एवं आंतरिक संकटों से सुरक्षा करना, यह शामिल था। देशी रियासतों में ब्रिटिश फौज रखना, यह भी था। अंग्रेजी फौज का खर्चा है वो देशी रियासत से करना, यह भी था। देशी रियासत की विदेशी मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ये गलत हो गया, क्योंकि अंग्रेज तो जिस रियासत में जाते थे वहां पर क्या करते थे? हस्तक्षेप करते थे। सर्वप्रथम सहायक संधि किस शासक के साथ संपन्न हुई? तो हैदराबाद के निजाम के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब प्रारंभ की गई? तो 1813 ईस्वी में। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का प्रावधान नहीं था, तो प्रावधान कौन से थे पहले वो देखते हैं। देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करवाना, ये अधीनस्थ पार्थक्य नीति का प्रावधान था। देशी रियासतों का आंतरिक शासन स्वयं वहां के शासक द्वारा संभालना, ये भी था। देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना, ये अधीनस्थ पार्थक्य नीति का प्रावधान नहीं था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो बहुत बार पूछी जाती है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी? वी.डी. सावरकर ने। किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था वीरतम और श्रेष्ठतम। किसे? रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं उनके नेताओं को सुमेलित करना है। तो बेगम हजरत महल कहां से थी? लखनऊ से। लखन अच्छा हुआ नहीं तो ही बेगम मिला आज के जमाना में। तो बेगम हजरत महल कटोई लखनऊ। कुंवर सिंह थे आरा बिहार के। रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी। रानी गिड्डालू, ये नागालैंड से थी। 1857 की क्रांति में रानी गिड्डालू, याद रखना। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो डलहौजी की विलय की नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति थी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो 1857 की क्रांति। तो एचिसन क्या कहता है? एचिसन कहता है कि 1857 की क्रांति में हम मुसलमानों को और हिंदुओं को भिड़ा नहीं सके। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित देशी रियासतों को
ब्रिटिश शासन में मिलाया था? तो सबसे पहले सतारा को मिलाया, सतारा के बाद में संबलपुर को, और उसके बाद में झांसी को, और भी रियासतों को मिलाया था। उदयपुर रियासत को भी मिलाया था। अवध को कुशासन के आरोप में हड़प लिया था 1856 में। 1857 के विद्रोह द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा था? विवेकानंद जी को कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा था? तो विवेकानंद जी को कहा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? तो अशफाक उल्ला खां नहीं था, अशफाक उल्ला खां नहीं थे। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका जिसका दूसरा नाम है बचपन का नाम। अंग्रेजों की भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? 1857 में एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ था 1857 में। इससे पहले कौन सी राइफल थी? कमेंट में बताएं अगर आपको पता है तो। भारत में झांसी के राज्य को किस नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया था? तो विल्य की नीति के तहत। 1757 में बंगाल का नवाब था तो सिराजू दौला था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें सिराजू दौला था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प नीति डलहौजी लेके आया था। 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में किस आधार पर मिलाया गया? तो कुशासन तथा प्रशासकीय अनियमितताएं इनका आरोप लगाकर अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। भारत में 1857 की क्रांति। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगर घटिया कोई बने हुए तो घटिया भी कर सको। चलो जैसा लग रहा है आपको वैसे कमेंट करें। लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी रियासतों के साथ संबंधों की किस नीति का प्रतिपादन किया? तो सहायक संधि प्रणाली का। निम्न में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि प्रणाली में नहीं था? देशी रियासत की बाहरी युद्धों एवं आंतरिक संकटों से सुरक्षा करना, तो ये एक सहायक संधि प्रणाली में था। देशी रियासतों में ब्रिटिश फौज रखना, ये भी था। अंग्रेजी फौज का खर्चा देशी रियासत से करना, ये भी था। देशी रियासत को विदेशी मामलों में स्वतंत्रता, ये नहीं था। सर्वप्रथम सहायक संधि किस शासक के साथ संपन्न की गई? तो हैदराबाद के निजाम के साथ की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब प्रारंभ की गई? तो 1813 में। अधीनस्थ पार्थक्य नीति का प्रावधान नहीं था देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना। 1858 के बाद सरकार द्वारा भारतीय शासकों के साथ संबंधों में किस नीति का प्रारंभ हुआ? कौन सी नीति प्रारंभ हुई? तो अधीनस्थ संघ की नीति। तो 1858 के बाद सरकार द्वारा भारतीय शासकों के साथ संबंधों में किस नीति को प्रारंभ किया गया? तो अधीनस्थ संघ की नीति का। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है तो वी.डी. सावरकर है। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी? तो वी.डी. सावरकर ने। एक बहुत महान क्रांतिकारी थे वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह में विद्रोह के केंद्र एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, कुंवर सिंह आरा से थे बिहार में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, और रानी गेडियालू ये नागालैंड से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रही है, क्या बात है। किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई को। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को भारतीय पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो वो डिजरेली थे। डिजरेली ने 1857 के भारतीय विद्रोह को
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। कौन था वो? डिजरेली। 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बंगाल, बंबई, मद्रास की 3 सेनाओं का पार्थक्य बना रहा, सही है। यूपी के ब्राह्मण तत्वों को बढ़ावा दिया गया, नहीं। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि हुई, सही है। 1857 के विद्रोह के बाद में यूरोपीय सैनिकों की वृद्धि की गई, अफसर यूरोपीय ही बने रहे, ये भी सही है। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था, तो खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र बरेली था। एक गाना कौन सुने डोगे? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अठा अपने कटे गिरनो है, झुमका गिरा रे बरेली की खान में। तो खान बहादुर खान कहाँ से संबंधित थे? बरेली से। वेल्योर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटक गए। नाना साहब नेपाल पलायित हो गए, यानी नेपाल चले गए। और बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित, इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो वीडी सावरकर, यह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। 1857 के विप्लव के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? मौलवी अहमदुल्ला ने। यह भी बहुत खतरनाक क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण था कुशल नेतृत्व का अभाव। यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो ये आर.सी. मजूमदार का है। आर.सी. मजूमदार। सन 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी? तो सर ह्यूरोज ने। निम्न में से किसे धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था? तो नाना साहब को। भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? दीवान वेलुथम्पी। दीवान वेलुथम्पी से अंग्रेज इतने डरते थे कि उनकी मृत्यु होने के बाद भी उसके शव को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम सैन्य विद्रोह, फर्स्ट म्यूनिटी ऑफ स्पोर्स था। तो 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम सैन्य विद्रोह था, ये बात सही है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में गुलाब सिंह ने अंबाला में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, ये बात गलत है। ठाकुर कुशाल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया, जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? आउवा का था वो। ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ से थे? आउवा से। सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सन 1857 के संघर्ष में सबसे अधिक सिपाही अवध के थे। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महकप्री की पदवी दी गई थी? तो बेगम हजरत महल को महकप्री कहा जाता था। और जिन्नत महल किसे कहा जाता था? कमेंट में बताएं, जिन्नत महल किसे कहा जाता था? वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्नलिखित में से कौन था? तो वो आर.सी. मजूमदार था। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के आरंभ को पढ़ें। तो सबसे पहले 10 मई को कहां पर विद्रोह प्रारंभ होता है? मेरठ से। उसके बाद में
बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। अरे लखन अच्छा हुआ यदि तो बेगम मिलेगी। और उसके बाद में कानपुर, कानपुर से कौन? नाना साहब। और उसके बाद में इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। तो सबसे पहले मेरठ में शुरू होता है, उसके बाद में लखनऊ, उसके बाद में कानपुर। मेरठ, लखनऊ, कानपुर और उसके बाद में इलाहाबाद में। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन, ये सरकारी इतिहासकार था। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिगृहित किए जाने की घोषणा की थी? तो उसमें लॉर्ड कैनिंग ने। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकादारों की नई भूमिका क्या थी? वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए वापिस। पहले अवध को हड़प लिया अंग्रेजों ने, डल्लौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप लगा के। उसमें अवध वाले अंग्रेजों के विरोध में आ गए और 1857 के विद्रोह के बाद में वे अवध वाले वापिस अंग्रेजों के क्या बन गए थे? गहरे मित्र बन गए थे। रुहेलखंड बरेली में, रुहेलखंड बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ तो बरेली में कौन था? खान बहादुर खां। झुमका गिरा रे बरेली की खान में। निम्नलिखित में से कौन नाना साहिब पेशवा का मंत्री तथा मुख्य सलाहकार था? तो अजीम उल्लाह खान। ये भी बहुत खतरनाक क्रांतिकारी थे, अजीम उल्लाह खान, जो नाना साहब के क्या थे? प्रधान सलाहकार थे, मंत्री थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर और झांसी से संबंध था इनका। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, नाना साहब कानपुर में और कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर बिहार में। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो यह था लॉर्ड डलहौजी। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था कौन सी छावनी में? बैरकपुर छावनी में। कब किया था? कमेंट में लिखना। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किया। कहां पर? बिहार में किया था कुंवर सिंह ने, आरा जगदीशपुर बिहार में। सावरकर ने 1857 के विद्रोह को बताया था राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध। ब्रिटेन के किस प्रसिद्ध राजनेता ने 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना था? तो डिजरेली ने, और ये आवाज उठाई थी हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ में 10 मई से। 1857 के विप्लव के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे। तो सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे? कारण देखते हैं। 1857 के विप्लव के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे? ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय तथा भारतीय दलों की संख्या में असमता लेकर तो नहीं थी। जनरल सर्विस एंड एनलिस्टमेंट एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के सभी रंगरूटों को भारत के भीतर अथवा बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश दिया गया। मतलब एक ऐसा आदेश आया जिसके तहत भारतीयों को विदेशों में भी, यानी समुद्र को लांघ कर भी, पार करके भी अंग्रेजों के लिए सेवा देने का ऑर्डर आ गया था। और भारतीय धर्मग्रंथों के अनुसार समुद्र को पार करना शुभ नहीं समझा जाता था। एनफील्ड राइफल को समाविष्ट करना यह भी एक कारण था। तो बी और सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? तो वो पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बेगम हजरत महल
बेगम किसे? लखन, लखन। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। बेगम जिन्नत महल दिल्ली में थी। जिन्नत महल कौन थी? तो जिन्नत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह आरा बिहार से थे। निम्नलिखित में से किस लेखक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की मदद से। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्रन पांडुरंग। जेम्स आउटस्ट्रम, जेम्स आउटस्ट्रम ये कहां पर थे? लखनऊ में। यानी विद्रोह को दबाने वाले ये शायद सूची को सूची से सुमेलित करना है। यानी किस अंग्रेज ने कहां पर विद्रोह दबाया था? तो जेम्स आउटस्ट्रम, यानी लखनऊ में आउट हो गया था भाई। कौन? जेम्स। जॉन निकलसन दिल्ली में था। तो दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर था और वो बुढ़ा था, यानी वृद्ध हो गया था। तो उसके क्या निकले हुए थे? यानी उनकी जो हड्डियां हैं वो दिखाई दे रही थी, निकली हुई थी। इस तरीके से याद कर लेना, बस काम चल जाएगा। कोलियन कैंपवेल, कैंप लगा दियो कानपुर में। कैंप कठ लगाना है? कानपुर में लगाना है। आउट किंग के सामने हो गया, बेगम के सामने। जेम्स साहब जी का आउट हो गया। जॉन निकलसन दिल्ली, दिल्ली में विद्रोह किसने दबाया था? तो जॉन निकलसन ने। हैरोज, हैरोज तो झांसी में था, सभी को पता है। झांसी में विद्रोह को दबाया था। बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन अब टाइम की नजाकत। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नाना साहब, नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। नवाब हमीद अली खान, नवाब हमीद अली खान ये दिल्ली में थे। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ये अवध में थे। और मनीराम दीवान ये असम में थे। मनीराम दीवान क्रांतिकारी मनीराम दीवान जी असम से थे। मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे। और नवाब हमीद अली खान दिल्ली में। और नाना साहब कानपुर। सन 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी के साथ बने कारतूस, चर्बी लगे कारतूस। निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत जागीरदार ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था? आउवा, आउवा में कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिसने 2 युद्ध लड़े थे 1857 की क्रांति में। एक तो 8 सितंबर को लड़ा था, एक 18 सितंबर 1857 को लड़े थे। दोनों में विजयी हुए थे। और मैकमोसन का सिर काट के कहां पे? आउवा के किले पे लटकाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? तो नोट नहीं था, नील था। नील ने विद्रोह कहां पर दबाया था? नील ने, तो नील ने दबाया था इलाहाबाद में। हिरोज झांसी में था ही। 1857 ईस्वी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी में विद्रोह होता है, मंगल पांडे करते हैं। उसके बाद में 10 मई को मेरठ में, और उसके बाद में दिल्ली का विद्रोह होता है, और उसके बाद में होता है लखनऊ का विद्रोह। जनरल विंडहम को सन 1857 में विद्रोह सैनिकों ने पराजित किया था कानपुर के निकट। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी? देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना, ये नीति अपनाई थी। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह संगठित किया था 1806 में। ये त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी थे जिन्होंने विद्रोहियों को संगठित किया था 1806 में। और ये वही दीवान वेलुथम्पी है जिसकी मृत्यु के बाद, सार्वजनिक मृत्यु के बाद भी उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। अंग्रेज इतने डरते थे दीवान वेलुथम्पी से। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? डल्हौजी की राज्य हड़प नीति था। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो स्टार्टिंग होती है बैरकपुर से। बैरकपुर से पहुंचता है कानपुर,
और कानपुर के बाद में होता है झांसी में, और झांसी के बाद में ग्वालियर में विद्रोह होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। दोस्तों टीके रहें, अगर रिवीजन करना है बढ़िया तरीके तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करियो। बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था। तो बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल में भूमि लगान की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? तो ये 22 मार्च 1793 में। तो बंगाल में 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाई गई, शुरू की गई। मद्रास प्रेसिडेंसी में भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रथा लागू करते समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। उसमें कौन था? वेलेस्ली। किसमें? मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रथा लागू हुई थी। 1808 में मद्रास में मुनरो द्वारा प्रस्तावित ग्राम पंचायत आधारित रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करते समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो कहाँ से? तो बंगाल और बिहार में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। भारत में अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति का उद्देश्य क्या था? कि भारतीय कच्चे माल को इंग्लैंड निर्यात करना तथा ब्रिटिश में तैयार वस्तुओं को भारत में आयात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना। भारत में अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति का क्या उद्देश्य था? कि भारतीय कच्चे माल को कहाँ निर्यात कर दें? इंग्लैंड में, और ब्रिटिश में तैयार वस्तुओं के भारत पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना। ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण किस काल में अनौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? 1813 से 1860। 1813 में एक चार्टर एक्ट भी आया था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भूमि कर वसूली का अधिकार अधिकतम कीमत लगाने वाले व्यक्ति को सौंपना किसके समान था? मुगलों की इजरा प्रणाली के समान था। जिसमें कॉर्नवालिस ने बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन शोर थे। कौन थे? सर जॉन शोर। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार था? थॉमस मुनरो था। तो मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन था? तो थॉमस मुनरो था। ब्रिटिश भारत में साहूकारों की उत्पत्ति का कारण क्या नहीं है? तो नई शिक्षा नीति नहीं है, नई भूमिकर नीति थी, नई न्याय व्यवस्था थी, कृषि का वाणिज्यकरण था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के नष्ट किए जाने का क्या परिणाम नहीं हुआ? आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय ये नहीं हुआ। हुआ क्या? शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में कमी एवं उनकी बर्बादी हुई, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, कृषि में भीड़भाड़। अन्य चीज़ों के अतिरिक्त भारत से इंग्लैंड को लगातार पूंजी के प्रवाह को दिखाने वाले आर्थिक दोहन का सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये दादा भाई नारोजी है। तो आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नारोजी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषिगत जनसंख्या से कृषि मजदूरों का अनुपात रैयतवाड़ी में अधिकतम और महलवाड़ी में क्षेत्रों में न्यूनतम था। तो कृषिगत जनसंख्या से कृषि मजदूरों का अनुपात रैयतवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम और महलवाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम था। भारत में आने वाले प्रारंभिक उद्योगों में से कौन सा मशीन पर आधारित उद्योग नहीं था? तो लोह एवं स्टील उद्योग ये नहीं था। ब्रिटिश भारत में कौन सा एक पौधा रोपण उद्योग नहीं था? तो सोरा एक पौधा रोपण उद्योग नहीं था। नील, चाय, कॉफी ये थे। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमिकर प्रणालियों का सही कालक्रम क्या था? तो नीलामी प्रणाली सबसे पहले। तो ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमिकर प्रणालियों का सही कालक्रम क्या था? तो सबसे पहले नीलामी प्रणाली आई। नीलामी प्रणाली के बाद में स्थायी बंदोबस्त आया बंगाल और बिहार में। उसके बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली आई, और इसी तरीके से उत्तर भारत में महलवाड़ी प्रणाली आई थी।
4 नंबर पे। बंगाल में 1793 में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किस रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है? तो रेगुलेशन फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की रेतवाड़ी प्रणाली किस किस प्रेसिडेंसी में पूर्णतः लागू की गई? तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। महालवाड़ी प्रथा में राजस्व वसूली हेतु राजस्व की इकाई किसे माना गया था? तो गांव या महल या महाल को। महालवाड़ी, महाल का अर्थ क्या होता है? गांव होता है, कस्बा होता है। उत्तरी भारत में महालवाड़ी प्रथा लागू करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है, कौन थे? R.M. बर्ड। ये प्रश्न भी बढ़िया है। भारत में भू बंदोबस्त का पिता किसे कहा जाता है? R.M. बर्ड को। उसके बाद में है 19वीं व 20वीं सदी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। तो दोस्तों 19वीं व 20वीं सदी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण अगले पार्ट में करेंगे। और इससे पहले जो पार्ट बनाए हैं यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का एक पार्ट आगे है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सेव करें। और अगर आप सेकंड ग्रेड की हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले हैं तो उससे संबंधित वीडियो डाल रखे हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए। और बहुत सारा सुंदर मैटर, ज़बरदस्त यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेके आने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।